हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और HPSC के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 पढ़ रही हैं। और यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक है राजभाषा अधिनियम 1967 में यथा संशोधित। तो दोस्तों, एज इट इज़ यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो मैं बताती हूँ आपको कि ये वीडियो किस किस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, TGT PGT एस्टेट, प्रीवियस ईयर TGT का पेपर उठाकर देखना हिंदी का, उसमें ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको मोटे तौर पर ज़रूर पढ़ना है। जैसे ये सन वगैरह भाषा वाले में जो दिए हुए हैं ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आता है। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, एस्टेट, ठीक है, सभी के लिए। तो इससे पहले आज हमारे यूनिट नंबर 1 की क्लास नंबर ये 25 रहने वाली है या 26 है, जो भी है, मैं एग्जैक्ट जो भी क्लास है वो थंबनेल पर लगा दूंगी। साथ ही ये बताना चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट नया जुड़ता है तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोज़ एक ही स्थान पर संग्रहित कर रखी है, चाहे वो एस्टेट की हो चाहे HPSC की हो। तो वहाँ से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं ये सारी वीडियोज़ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, राजभाषा अधिनियम, एक बात जो कल की वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि राजभाषा का तात्पर्य क्या है, ये हमने पढ़ा। राजभाषा शब्द कहाँ से आया, राजभाषा को लेकर कि जो हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है, उसकी प्रगति के विकास के लिए कौन कौन से जो आयोग थे वो बने, राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिए थे, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने ये सब बताया था। ये राजभाषा हिंदी, जैसे कि आपके प्रश्न है। अब मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि मैम सब्जेक्टिव की तैयारी भी आप शुरू करवाइए। तो मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आप सभी के कमेंट्स का मैं जवाब दूँ और आप जैसा चाह रहे हैं उसी हिसाब से मैं तैयारी भी शुरू करूँ, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है। और लेकिन मैं कोशिश करूँगी, बिल्कुल ज़रूर करूँगी। हिंदी भाषा पर अब आपको ये बता देती हूँ कि आपको सब्जेक्टिव प्लस स्क्रीनिंग को साथ लेकर कैसे चलना है, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और HPSC के आंसर राइटिंग करने का मुझे अभ्यास भी है। मैंने PGT का भी पेपर दिया था। तो हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, मान लो यही टॉपिक आपके उसमें आ जाता है तो दोस्तों आपको 10 नंबर का लिखना है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, टोटल 18 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में आएंगे, 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपके जो आंसर बुकलेट मिलेगी उसके साथ ही आपको हर पृष्ठ पर जो प्रश्न है आपको वो मिलेगा लिखा हुआ, और प्रश्न के साथ उसके आंसर का आपको जगह भी मिलेगी। तो मान लो यही आ गया, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप कौन कौन से हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा राजभाषा हिंदी के बारे में बताना है। ऐसे आपको याद रखना है कि इस टॉपिक के अंतर्गत मैम ने क्या क्या पढ़ाया था। तो आप यहाँ से बताएंगे, राजभाषा हिंदी के बारे में बताएंगे, फिर राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति के लिए क्या क्या काम हुए। तो थोड़ा सा आप ये लिखेंगे, राष्ट्रपति के आदेश, जैसे मोटे मोटे तौर पर बस एक एक लाइन लिखनी है आपको, 10 नंबर में आपको इतना ही टाइम मिलेगा। उसके बाद ये सारी बातें आप बताएंगे तो आपका बिल्कुल एकदम स्टिक आंसर होगा। उसके बाद आप राजभाषा आयोग के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बताया था इसी के अंदर, जैसे कि राष्ट्रभाषा, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर आप बताएंगे कि हिंदी राजभाषा हिंदी के विकास के लिए एक संसदीय राजभाषा समिति भी बनी, फिर इस थोड़ा सा इस समिति के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो आप अगर इतना डिटेल से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 10 नंबर का लिखने में, सच बता रही हूँ कि बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, टिप्स पे आपका हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनिंग की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव की तैयारी आपको अलग से नहीं करनी है, क्योंकि दोनों जो है ना पेपर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आप ये ना मान के चलें कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ये केवल मैं स्क्रीनिंग के लिए पढ़ा रही हूँ, ये सब्जेक्टिव के लिए भी है, दोनों के लिए यही कंटेंट है। बस लिखने का फर्क है कि इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे स्क्रीनिंग में, और सब्जेक्टिव में आपको डिटेल से लिखना है। अगर हर टॉपिक के बारे में आपको ऐसे पता है तो आप आसानी से इसे तैयार कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है।
ये भी बताऊंगी मैं आपको कि लिखना कैसे है। बस ये थोड़ा सा जैसे किसी एक दो टॉपिक को लेकर मैं मेरे पास पहले भी कमेंट आया था, मैं बीच बीच में बताती रहूंगी कि आपको कैसे लिखना है। और आंसर राइटिंग की सैम्पल कॉपी भी मैंने अपने वीडियोस में दिखा रखी है, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे मैं बताऊंगी, मुझे पता है मैं एक दिन ना ये मैं आपको पता है कि दृष्टि पब्लिकेशन वाली बुक से पढ़ा रही हूँ। तो एक तो आप दृष्टि पब्लिकेशन वाली बुक खरीद ले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं, सीधा सिलेबस आपको मिलेगा। फिर मेरे साथ आप जुड़े और भी साथियों को जोड़े ताकि हम अच्छे से तैयारी को लेकर चलें। फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन वाली बुक से मैं इस तरीके से आपको दिखाऊंगी कि जैसे ये टॉपिक है, इसमें आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी बातें भी मैं बताऊंगी। तो स्क्रीनिंग में जैसे मान लो अब यही प्रश्न आ जाता है, राजभाषा अधिनियम 1963। तो आप थोड़ा सा सबसे पहले राजभाषा के बारे में बताएंगे कि राजभाषा है क्या। राजभाषा के लिए 2 आयोग बने थे, राष्ट्रपति आयोग बना था, राजभाषा आयोग बना था 1955 में, आप वो बात बताएंगे। फिर राजभाषा आप अधिनियम 1967 विस्तार से आप बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर कंटेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का ना ऐसे चुटकियों में लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना हम नहीं लिख पाते हैं 10 नंबर में, समय भी नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले यही कहूँगी कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। बस थोड़ा सा आप लोगों का जितना साथ होगा, आप लोगों की तरफ से जितना मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मैं उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे से तो मैं अभी भी बताती हूँ। ये नहीं कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कोई व्यूज़ कम आ रहे हैं तो मैं उसको आनाकानी करके ऐसे ही पढ़ा दूँ। नहीं, मैं वीडियो तभी बनाती हूँ जो पूरी तरीके से मेरा मन होता है वीडियो बनाने का, तो मैं अपनी पूरी फुल एनर्जी के साथ यहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम पढ़ रहे हैं 1963, ये प्रश्न पूछा गया था। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1963 में हुआ। तो क्या पढ़ा हमने अभी तक कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तब ये बात कह दी गई थी कि 15 साल का आपको समय मिलता है। इसके साथ साथ जो अंग्रेजी में राजकार्य हो रहे हैं उन्हें हिंदी में भी किया जाए और 15 साल बाद हिंदी यथावत अपना स्थान प्राप्त कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या है इस टॉपिक में, संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था। यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ, 15 साल का समय दिया, तो 1965 में हिंदी को राजभाषा बन जाना चाहिए था। पर इससे ठीक पहले क्या होता है कि हिंदी क्षेत्र यानी कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी बिहार है, इनमें तो हिंदी बोली जाती है। लेकिन जो हमारे देश के नक्शे का ये वाला पार्ट है नीचे साउथ वाला, ये हिंदी भाषी क्षेत्र थे। जैसे कि तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर अंग्रेजी का बोलबाला था। पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, ये ऐसे क्षेत्र थे जो हिंदी विरोधी इन्होंने क्या कर दिए, आंदोलन आरंभ कर दिए कि ऐसे तो हिंदी राजभाषा बन जाएगी, और उनको हिंदी बोलने में क्या होती थी, दिक्कत होती थी। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले हिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी। मतलब जब आंदोलन आरंभ हो गए, जगह जगह पर दंगे होने लगे, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या एक बीच का वो निकाला कि कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। मतलब देश में भाषा के आधार पर ये आंदोलन छिड़ गए, एक तो हिंदी क्षेत्र और एक हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र वाले चाह रहे थे कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, लेकिन हिंदी क्षेत्र वालों के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही थी। तो इसके बीच विचाले का एक गैप निकाला जवाहरलाल नेहरू ने और ये कहा कि हम जब हिंदी को राजभाषा स्वीकार करेंगे तो इससे पहले हम हिंदी भाषी क्षेत्र वाले लोगों के लिए सहमति जरूर लेंगे। ठीक है, ऐसा कह दिया। इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। तो अगर आपके पेपर में ये प्रश्न आता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में क्यों पारित हुआ, आप ये बताएंगे कि राजभाषा के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि देश में कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी कि हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा था, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों को इसमें दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने आंदोलन आरंभ कर दिए। उन आंदोलनकारियों को आश्वासन देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही और राजभाषा अधिनियम 1963 में ये बन गया। तो ये इस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना है, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। क्या प्रावधान थे?
26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या कह दिया, इन लोगों को खुश करने के लिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे, जो मैंने ये वाले लोग बताए ना यहाँ, इन स्टेट वाले लोगों को समझाने के लिए ये कह दिया कि 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में जो काम हो रहा है वो भी ऐसे कैसे चलता रहेगा। तो वो लोग खुश हो गए। और उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है, वो जो अपने फैसले देंगे वो हिंदी या किसी राज्य स्तरीय, यानी कि हर स्टेट की अपनी एक भाषा राजभाषा होती है, तो वो किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग भी किया जा सकेगा। संघ के विकल्प, भारत एक हमारा संघ है, ये संघ किससे बनता है, जैसे इसमें 28 राज्य हैं प्लस जो यूनियन टेरिटरी हैं 9, इनको जोड़कर हमारा एक भारतीय संघ बनता है। तो संघ में संकल्पों, अधिसूचनाओं, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। तो उन लोगों को खुश करने के लिए ये राजभाषा अधिनियम 1963 जो आया, उसने ये सारी बातें कह दी कि हिंदी के साथ साथ हम अंग्रेजी का प्रयोग भी करेंगे। हाई कोर्ट वगैरह में जो फैसले होंगे और राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग भी उनमें किया जाएगा अंग्रेजी के साथ साथ। और क्या कह दिया कि जो भारत देश में जो भी संकल्प, जो अधिसूचना, जो विज्ञापन आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसे क्या किया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनिवार्य किया जाएगा। ऐसा किसने कहा, राजभाषा अधिनियम 1963 ने। जब तक हिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा तो वो लोगों का थोड़ा सा हौसला बढ़ गया और उन्होंने राजभाषा अधिनियम ने दोनों थोकों को आराम से सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे प्रावधान निश्चित कर दिए जैसे हिंदी वाले भी खुश रहें और अंग्रेजी वाले भी खुश रहें। और ये बात कह दी कि जब तक जो लोग हिंदी नहीं बोलते, हिंदी भाषी राज्य हैं, वे अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेते, यानी कि जब तक हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की इच्छा नहीं हो जाती कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। ये 27 अप्रैल 1963 को लोकसभा में तथा 7 मई 1963 को राज्यसभा में पारित हुआ। तो ये सारे जो इसने बनाए राजभाषा अधिनियम जो था, अब आपको पता है कोई भी अधिनियम जब बनता है तो दोनों सदनों में इसे पारित करना होता है। तो लोकसभा संसद के, तो लोकसभा में तो 27 अप्रैल 1963 को पारित हुआ और 7 मई 1963 को ये राज्यसभा में भी पारित हो गया और अंततः ये एक अधिनियम बन गया 1963। ठीक है, ये 1963 अधिनियम ये था। 10 मई 1963 को अधिनियम हुआ, ये अधिनियम फिर लागू हो जाता है। इसकी एग्जैक्ट डेट ये है, अगर आपको प्रश्न देखना है कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, उसी के तरीके से आपसे पूछे कि ये कब पारित हुआ, तो लोकसभा में ये सन में पारित हुआ, राज्यसभा में यहाँ पर, और अंततः 10 मई 1963 को यह अधिनियम लागू हो जाता है। उसके बाद आता है एक संकल्प आता है 1968, ये भी पूछा जाता है। तो 1967 के संशोधन के बाद हिंदी भाषी राज्यों की चिंता तो समाप्त हो गई। अब ये देखा था ना 1967 में संशोधित, ये वाला लिख रखा है यहाँ पर, यथा संशोधित मतलब यथासंभव इसमें संशोधन किया गया। तो ये संशोधन 1967 में, संशोधन मतलब कुछ बदलाव करने के बाद एक संकल्प पारित किया गया 1968 में। तो वो संकल्प क्या था ये भी देख लेते हैं। 1967 के संशोधन के बाद, यानी कि 1963 में जो अधिनियम बना उसमें 1967 में कुछ संशोधन किए गए, कुछ बदलाव किए गए। उसके बाद हिंदी भाषी राज्यों की चिंता तो समाप्त हो गई, किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। मतलब जो लोग हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते थे, देश के विकास को आगे बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा देश हिंदी भाषी था, अधिकतर लोग हिंदी बोलते थे। अब उन लोगों की चिंताएं बढ़ गई कि अगर ये अधिनियम पारित, ये तो हो ही गया, तो ऐसे तो अंग्रेजी और हिंदी साथ साथ चलती रहेगी, और जिसका बोलबाला ज़्यादा है, अंग्रेजी का बोलबाला ज़्यादा था, तो अंग्रेजी अपना स्थान प्रथम रखती जाएगी, तो ऐसे तो हिंदी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। अब उनको ये चिंता हुई। ऐसी जटिल स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जिसके अनुसार तो ये संसद के जो संकल्प था ना, ये भी संसद में ही पारित हुआ और 1968 में पारित हुआ।
तो इसमें क्या था, उसके अनुसार क्या था, इस संकल्प ने क्या क्या बातें कही कि सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, ये बात कही। भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। भारत सरकार राज्यों के सहयोग से, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जो NEP 2020 आई है, न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा, विशेषतः दक्षिणी भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। तो ये कहा, हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होगा, ऐसा भी इस संकल्प में कहा गया। केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। सरकार 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। जब हमारा संविधान बना था तो अनुसूची 8 में शायद थी ये, और 7 या 8 ही भाषाएं थी, लेकिन अब हमारे अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इनके विकास के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, ऐसा भी संकल्प में कहा गया। और क्या क्या कहा गया, ये सारी बातें मैं आपको बता देती हूँ। तो राजभाषा फिर आता है, ये सारी बातें किस में आ गई, संकल्प 1968 और राजभाषा अधिनियम 1963। तो इसमें ये इतनी सारी बातें थी। तो ये 10 नंबर में अगर आप लिखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से, सारी बातें आप लिख भी नहीं पाएंगे, फिर भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो दोस्तों मैं साथ साथ अब आपको यही बताते रहूँगी, यानी कि अगर आपके पेपर में अब ये टॉपिक आ जाता है कि राजभाषा अधिनियम 1976 क्या है, तो ये अधिनियम ना समय समय पर बनते रहे हैं। तो 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 में क्या बात थी, 67 में संशोधित किया गया, 1968 में जो था ये संकल्प पारित किया गया संसद में, उसके अनुसार क्या बातें थी, ये आपको अलग अलग पता होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगली वीडियो हम बनाएंगे राजभाषा अधिनियम 1976 पर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप लोग सहयोग करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी 10,000 के आसपास हिंदी के फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन हमारे साथ बच्चे कम ही जुड़ रहे हैं। तो चैनल को आप लोगों को आगे बढ़ाना आपका भी काम है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप आगे ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। जो स्टूडेंट एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो फिर HPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सभी के साथ शेयर करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म ग्रुप के नाम से मैंने ग्रुप बना रखा है, उसका आप कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहां पर आप कमेंट भी डाल सकते हैं और अपना प्रश्न भी कर सकते हैं। वहां पर मैंने कमेंट ऑन कर रखे हैं, तो आप वो जरूर बता दें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।